हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 डील करता है इंटरमीडिएरीज नॉट टू बी लायबल इन सर्टेन केसेस। ये चैप्टर एक सिंगल सेक्शन का है जो है 79 जो है उसकी हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरमीडिएरीज को कुछ एग्जम्पशंस दी गई हैं उनकी लायबिलिटीज से। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि हमने इंटरमीडिएरीज की डेफिनेशन देखा था कि जो साइबर कैफ़ेज़ होते हैं, साइबर कैफ़े इंटरमीडिएरी के अंतर्गत आते हैं। जो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर होते हैं लाइक जियो, एयरटेल, बीएसएनएल, ये सब सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, तो ये सब भी इंटरमीडिएरी के अंतर्गत आते हैं। अब हम सपोज करते हैं एक व्यक्ति है ए, उसने एक इलीगल कंटेंट बनाया, उसके बाद उस कंटेंट को बी नाम के व्यक्ति को भेजा। अब ये कोई पर्टिकुलर किसी ऐप से भेज सकता है या नेटवर्क से भेज सकता है, कोई भी नेटवर्क का यूज़ करते हुए, किसी पर्सनल ऐप का यूज़ करते हुए लाइक व्हाट्सएप का यूज़ करते हुए इसने ए से बी को भेजा, या फिर हम समझ लेते हैं सिंपल टेक्स्ट से भेजा, जो कि एक इलीगल कंटेंट था। अब उस इलीगल कंटेंट को किसके द्वारा सेंड किया गया? ए के द्वारा। लेकिन ए ने और बी ने एक सर्विस प्रोवाइडर का यहाँ पे यूज़ किया। सपोज इस कंपनी का नाम है बीएसएनएल, इसके पास बीएसएनएल की कंपनी है और इसके पास एयरटेल की है। अब यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडर है, इसके पास भी हम बीएसएनएल ले लेते हैं। अब इनका जो सर्विस प्रोवाइडर है वो है बीएसएनएल। तो जब बात आ रही है ए ने जब बी को कोई मैसेज सेंड किया जो कि इलीगल था, तो उसमें ए ही तो लायबल होगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि बीएसएनएल को भी लायबल बनाया जा सकता है। या फिर हम सपोज कर लेते हैं कि एक ए नाम का व्यक्ति है जो कि फेसबुक चला रहा था। अब फेसबुक ने से उसने यूज़ करते हुए बी को एक पोर्नोग्राफिक कंटेंट सेंड किया। अब इसमें ए ने क्या किया है, सीधा जो पोर्नोग्राफिक कंटेंट था वो एक ऑब्स्सीन मटेरियल है। अब ऑब्स्सीन मटेरियल को जब कोई व्यक्ति सेंड करता है तो उसने इस एक्ट के अंतर्गत ऑफेंस तो कर दिया। तो क्या हम फेसबुक के सीईओ को, या फिर सपोज कर लेते हैं इसके पास जियो की सिम है, तो अंबानी जी को क्या हम लाएंगे कि भाई आप भी लायबल हो ए के साथ साथ, क्योंकि ए ने भेजा है तो आप लोग भी लायबल होंगे। तो ऐसा करेंगे तो हर केसेस में मार्क जुकरबर्ग और अंबानी जी भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। इसीलिए यहाँ पे जो लायबिलिटी है वो तय करना ज़रूरी था, क्योंकि ए जो काम कर रहा है वो एक अपने मनस्थिति से कर रहा है, अपने मर्जी से कर रहा है, तो ए ही उसके लिए लायबल होगा। सर्विस प्रोवाइडर क्यों लायबल होंगे? अब कोई व्यक्ति अगर साइबर कैफे में बैठ के कोई इलीगल काम कर रहा है इंटरनेट पे, तो उसके लिए साइबर कैफे क्यों लायबल होगा? इसीलिए इन सभी को इंटरमीडिएट्स को एग्जम्पशन देना ज़रूरी था। तब यहाँ पे इंक्लूड किया गया सेक्शन नंबर 79। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि इसमें जो है वो लायबिलिटी तय की जा रही है कि अगर कोई थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, डाटा या फिर कम्युनिकेशन है मेड अवेलेबल और होस्टेड बाय हिम, मतलब जो इंटरमीडिएरी है उसकी जो लायबिलिटी है उनको तय करना ज़रूरी है। और ये जो इंटरमीडिएरी होगा वो कभी भी लायबल नहीं होगा कि थर्ड पार्टी क्या इंफॉर्मेशन रख रहा है, क्या डाटा भेज रहा है, क्या कम्युनिकेशन कर रहा है, क्या चीज़ें भी वो कर रहा है या फिर होस्ट कर रहा है या फिर सेंड कर रहा है, उससे किसी को भी इंटरमीडिएरी को लायबिलिटी तय नहीं की जा सकती। इसलिए इंटरमीडिएरी को एग्जाम किया गया इस सेक्शन के अंतर्गत। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 79 के क्लॉज 2 में। ये बताता है कि जो प्रोविजंस होंगे वो सब सेक्शन 1 के वो अप्लाई होंगे। द फंक्शंस ऑफ इंटरमीडिएरी इज लिमिटेड टू प्रोवाइडिंग एक्सेस टू कम्युनिकेशन सिस्टम ओवर विच इंफॉर्मेशन मेड अवेलेबल टू थर्ड पार्टीज इज ट्रांसमिटेड और टेम्परली स्टोर्ड और होस्टेड। इसमें यही बता दिया गया कि जो इंटरमीडिएरी है उसका काम क्या है। उसका काम है कम्युनिकेशन सिस्टम को प्रोवाइड करना, और उसका जो थर्ड पार्टी है उसका जो यूज़ कर रहा है थर्ड पार्टी, वो उसको ट्रांसमिट कर रहा है या स्टोर करके रख रहा है या होस्ट कर रहा है, वो कुछ भी करे लेकिन उससे इंटरमीडिएरी को अफेक्ट नहीं होगा। और इंटरमीडिएरी कभी भी इनिशिएट नहीं कर सकता ट्रांसमिशन को, मतलब वो खुद नहीं भेज सकता, वो रिसीवर को तय नहीं कर सकता। जैसे आप अपने दोस्त को फ़ोन लगा रहे हो तो वो आप अपने से तय कर रहे हो, रिसीवर कौन होगा उस ट्रांसमिशन का। लेकिन इंटरमीडिएरी तो तय नहीं कर रहा ना कि ये इसका दोस्त है तो मैं ही इसको फ़ोन लगा के दूँ, नहीं ना। तो यहाँ पे जो रिसीवर है वो भी तय करने का हक यहाँ पे एड्रेसी या फिर जो ट्रांसमिट करना चाह रहा है, होस्ट करना चाह रहा है, उसके ऊपर है। वहीं पे सिलेक्ट और मॉडिफाई भी नहीं कर सकता किसी इन्फॉर्मेशन को। इंटरमीडिएरी के पास इतना भी पावर नहीं होगा कि वो किसी
इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई कर दे। आप भेज रहे हो ABCD एक कंटेंट और सामने इंटरमीडिएट जो है उसको लिख के भेज रहा है DCBA, तो ये काम भी इंटरमीडिएट के हाथ में नहीं है। इंटरमीडिएट को जो टेक्स्ट मिलेगा वो सामने उसको एज इट इज दे देगा। ये है इंटरमीडिएट का काम। अब इसके बाद ये बता दिया गया क्लॉज 3 में कि हर बार इंटरमीडिएट सही नहीं हो सकता। अगर कभी भी इंटरमीडिएट ने कोई कॉन्स्पिरेसी किया है या अबेटमेंट किया है या एड किया है या इंड्यूस किया, थ्रेट और प्रॉमिस किया किसी अनलॉफुल एक्ट के कमीशन के लिए, तब इंटरमीडिएट भी लायबल माना जाएगा। इसीलिए ये सेक्शन को रखा गया। ये था सेक्शन नंबर 79। अब इसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 12A में। चैप्टर नंबर 12A सिर्फ एक सिंगल सेक्शन का एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, ये जो चैप्टर नंबर 12A है, इसमें सिंगल सेक्शन है, सेक्शन नंबर 79A, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगा वो नोटिफाई करेगा एक एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। क्योंकि अब केसेस में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आते रहे हैं, क्योंकि जब से इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का युग जो चल रहा है, हर एक चीज़ टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जब कोर्ट में आएंगे तो उनका एग्जामिनेशन करना भी तो ज़रूरी है। तो उसके लिए एक एक्सपर्ट ओपिनियन रखा जा रहा है ऑन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एविडेंस बिफोर एनी कोर्ट और एनी अदर अथॉरिटी। तो इस व्यक्ति को जो एज ए एक्सपर्ट आ रहा है और जो एग्जामिन कर रहा है उसको बोला जाएगा एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त किया जा रहा है। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 80 में, जो कि चैप्टर नंबर 13 में है। चैप्टर नंबर 13 मिसलेनियस। अब यहाँ से जो होते हैं मिसलेनियस जो प्रोविजंस होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ सेक्शन नंबर और उनकी हेडिंग्स ही याद रखना होता है। तो आप याद करते चलिए कि सेक्शन नंबर 80 में क्या बताया, तो एंटर और सर्च का पावर है। जैसा कि CRPC आपने पढ़ी होगी, तो CRPC में जो एंटर और सर्च का पावर दिया गया है वही सेम पावर यहाँ पे नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर। कोई भी व्यक्ति अगर इंस्पेक्टर है या उससे ऊपर है तो वो सर्च कर सकता है, एंटर कर सकता है किसी भी पब्लिक प्लेस पे और अरेस्ट कर सकता है किसी भी पर्सन को विदाउट वारंट। तो ये था सेक्शन नंबर 80। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 81 में। एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट। मतलब इस एक्ट का एक ओवरराइडिंग इफेक्ट ये होगा कि कोई भी एक्ट कुछ भी बोलता हो, लेकिन अगर वो जो एक्ट किया गया वो इनकंसिस्टेंट है इस एक्ट के नाम पे, मतलब इस एक्ट में वो एक ऑफेंस है, तब इस एक्ट का भी एनफोर्समेंट ऑटोमेटिकली होगा और ये दूसरे एक्ट के ऊपर ओवरराइड करेगा। भले ही कोई एक्ट में वो ऑफेंस ना हो, लेकिन इस एक्ट में है तो ये ओवरराइडिंग इफेक्ट रख रहा है हर एक्ट के ऊपर, तो ये बताया गया। और साथ ही साथ इसमें एक प्रोविजन करके एक एक्सेप्शन जोड़ दिया गया, और ये एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई कॉपीराइट एक्ट में एक राइट दिया गया है या पेटेंट एक्ट में कोई राइट दिया गया है, तो इस एक्ट के अंतर्गत वो एक्ट भले ही वायलेशन हो, लेकिन आपको कॉपीराइट का जो एक्ट है उसको वो रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। ये एक्ट जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, IT एक्ट, कभी भी कॉपीराइट एक्ट या पेटेंट एक्ट में जो राइट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं उनको रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। ये था सेक्शन नंबर 81। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 81A में, जो कि बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक चेक और ट्रंकेटेड चेक। अब हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन नंबर 6 में देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक चेक क्या होता है और ट्रंकेटेड चेक क्या होता है। उसका वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है, हमारे चैनल में उसका वीडियो आपको पूरा मिल जाएगा। आप सेक्शन नंबर 6 जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं। जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक चेक और ट्रंकेटेड चेक के बारे में बताया गया, उस पर भी IT एक्ट अप्लाई करेगा, ये बता रहे हैं सेक्शन नंबर 81A। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 82 में। सेक्शन नंबर 82 में बताया है जो कंट्रोलर होगा, डिप्टी कंट्रोलर होगा, असिस्टेंट कंट्रोलर होंगे, वो सारे के सारे पब्लिक सर्वेंट होंगे, जो कि सेक्शन नंबर 21 ऑफ IPC में दिए हुए हैं। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 83 में, पावर ऑफ गिव डायरेक्शन। इसमें बता दिया गया जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो डायरेक्शन दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट को टू कैरी एनी एग्जीक्यूशन इन द स्टेट ऑफ एनी प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट को लागू करने के लिए जो जो डायरेक्शंस होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट को। अब इसके बाद सेक्शन नंबर 84, ये एक इंपॉर्टेंट रहता है, हर एक्ट में ये सेक्शन ऑलरेडी मेंशन रहता है कि प्रोटेक्शन होगा, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। अगर कोई भी गुड फेथ में एक्शन लिया गया है तो उसके खिलाफ, जैसे कि कोई कंट्रोलर है या स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है, इनके खिलाफ कोई सूट प्रोसिक्यूशन या फिर अदर लीगल प्रोसीडिंग नहीं ली जाएगी अगर ये अपना एक्ट गुड फेथ में कर रहे हैं तो। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 84A में। 84A बात करता है मोड्स ऑफ
मेथड्स ऑफ एन्क्रिप्शन, जो मोड्स और मेथड्स होंगे एन्क्रिप्शन के लिए ये कौन बताएगा? तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बताएगी फॉर द प्रमोशन ऑफ ई गवर्नेंस और ई कॉमर्स के लिए जो मेथड और मोड्स प्रोवाइड किए जाएंगे एन्क्रिप्शन के लिए वो बताने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। इसके लिए टेलीकॉम कम्युनिकेशन एक्ट भी पास किया हुआ है, वो लागू होता है, कैसे एन्क्रिप्शन होगा और उसके मोड्स और मेथड सब उसमें बताए गए हैं। अब इसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 84B। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये एग्जाम में आ सकता है कि अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस की क्या सजा होती है। तो अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस की सेम सजा होती है जैसे कि कोई भी एक ऑफेंस में सजा दी गई है, वही सेम सजा अबेटमेंट की भी होगी। और 84C भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बताया गया अटेम्प्ट की क्या सजा होगी। अगर कोई ऑफेंस का अटेम्प्ट आप कर रहे हो तो उसकी अटेम्प्ट की सजा होगी उस हाई जो लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट उस सेक्शन में दिया हुआ है उसकी हाफ, मतलब हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म। तो जो हाफ होगा वो अटेम्प्ट की सजा होगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 85 में, कंपनीज के बारे में। जो ऑफेंस किया जाता है कंपनीज के द्वारा तो उसमें लाइबिलिटी क्या होगी? तो जो इंचार्ज होता है, जो डायरेक्टर होता है, जो मैनेजर होता है, वो इसमें लाइबल कहलाता है। तो इसका सिर्फ सेक्शन इंपॉर्टेंट है सेक्शन नंबर 85 में। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 86 में। सेक्शन नंबर 86 में रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज। इस एक्ट में कोई भी अगर डिफिकल्टी आती है उसको एग्जीक्यूट करने में या इम्प्लीमेंट करने में तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट हटा सकती है। इसके बाद सेक्शन नंबर 87 में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होंगे, रूल्स बनाने की शक्ति होगी। तो वो कुछ कुछ प्रोविजंस इसमें दिए हुए हैं कि वो किस किस पर रूल बना सकती है, मतलब कौन कौन से ऐसे पर्टिकुलर सेक्शन हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल बनाने का अधिकार है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 88 में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एडवाइजरी कमेटी। एडवाइजरी कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा? तो यहाँ पे बता दिया गया जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो कॉन्स्टिट्यूट करेगी एक कमेटी जिसका नाम होगा साइबर रेगुलेशन एडवाइजरी कमेटी। साइबर रेगुलेशन एडवाइजरी कमेटी CRAC। क्रैक का कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है इस एक्ट के अंतर्गत सेक्शन नंबर 88 में। अब इसमें बता दिया गया है कि इसमें एक चेयरपर्सन होगा और सच नंबर ऑफ अदर ऑफिशियल्स होंगे जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करे, और इनके पास एक स्पेशल नॉलेज होगी सब्जेक्ट मैटर को लेकर जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट फिट समझेगी। सेंट्रल साइबर रेगुलेशन एडवाइजरी कमेटी का किस किस पर एडवाइस करेगी तो ये बता दिया गया है। इस एक्ट को जो भी ज़रूरत पड़ रही, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में या कोई नए रूल बनाने के लिए जो भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो किसके द्वारा एडवाइस किया जाएगा? तो वो इसी साइबर रेगुलेशन एडवाइजरी अथॉरिटी क्रैक के द्वारा एडवाइस किया जाएगा और कंट्रोलर को फ्रेम करने में मदद करेगी जो भी रेगुलेशंस बनाने इस एक्ट के अंतर्गत। तो ये था सेक्शन नंबर 88। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 89 में। इसका सिर्फ और सिर्फ सेक्शन इंपॉर्टेंट है, पावर ऑफ कंट्रोलर टू मेक रेगुलेशन। रेगुलेशंस बनाने का पावर होगा सेक्शन नंबर 89 के अंतर्गत। और किस किस सेक्शन में होगा तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं, सेक्शन 18N, 19(1), 21(3) और ये सारे सेक्शंस हैं जिसमें कंट्रोलर के पास रेगुलेशन करने का अधिकार है। अब इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 90 में। 90 में सिंपल ये बता दिया गया पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर दे दी गई है कि वो कौन कौन से प्रोविजंस में रूल बना सकती है। तो सेक्शन 6 क्लॉज 1 और सेक्शन 6 क्लॉज 2 में रूल बनाने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है। तो ये था पूरा IT एक्ट। यहाँ पे IT एक्ट ख़त्म होता है और सेक्शन 91 से 94 ओमिट कर दिए गए हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008 के बाद से। तो मेजर जो अमेंडमेंट्स हैं सेक्शन IT एक्ट में वो 2008 के IT एक्ट से हुए हैं। और वहीं जब बात आती है अपीलेट ट्रिब्यूनल की तो अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो ऐड किया गया था फाइनेंस एक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। फाइनेंस एक्ट 2017 के अमेंडमेंट से अपीलेट ट्रिब्यूनल ऐड किया गया था। इसको आप जितना हो सके याद रखेंगे कि जो फाइनेंस एक्ट है 2017, कई बार हम ऑप्शन में IT एक्ट 2017 देख के उसमें टिक कर देते हैं, बट आपको याद रखना है जो अपीलेट ट्रिब्यूनल का जो प्रोविजन है वो फाइनेंस एक्ट 2017 के बाद ही ऐड किए गए हैं। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं और पूरा IT एक्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।